बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इतिहास को पढ़ लो। अगर इतिहास को पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो उससे आप क्या कर सकते हो, अपना भविष्य निर्माण कर सकते हो। इसी के साथ साथ इस देश के अंदर माननीय कांशीराम साहब ने भी बहुजन समाज को मर के समझाया, इतिहास से सबक लो। क्या करो, सबक लो। और अगर सबक नहीं लिया तो इतिहास तुमको सबक सिखाएगा। भाई इस देश के अंदर माननीय कांशीराम साहब की जो शिष्या है बहन मायावती जी कहती है, इतिहास से प्रेरणा लो, इतिहास से प्रेरणा लो। अगर प्रेरणा लोगे तो तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। प्रेरणा लोगे तुम्हें सोचने समझने की शक्ति मिलेगी। प्रेरणा लोगे, सोचने समझने की शक्ति अगर निर्माण होगी तो राजा बनने की महत्वाकांक्षा आप में आएगी और आप इस देश के शासन सत्ता की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हो, इसका विचार आता है। हम जानते हैं कि YouTube को कौन, कितने उम्र का आदमी, कितनी उम्र की महिलाएं कितने समय तक देख पा रही हैं। मतलब हमारे जैसे तीखे बोलने वाले लोग, बीजेपी कांग्रेस की खिलाफत करने वाले लोगों को अगर हम 40 मिनट बोलेंगे तो 4 मिनट हमारी महिलाएं देखती हैं। संविधान लागू होने के बाद भी हर क्षेत्र में अगर सवर्ण की महिलाएं, सवर्ण महिलाएं हैं और दलित, आदिवासी और ओबीसी महिलाएं नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब हम अपने राजनीतिक आंदोलन को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो विश्लेषक कैसे बने? एकमात्र इंजीनियर स्नेहा है जो कि बहुजन राजनीति का विश्लेषण करती है, और बाकी जो लोगों को हम दलित पत्रकार कहते हैं वो पत्रकार भी भैया, उन्होंने भी डिग्री सब ले रखी है, वो पत्रकार भी कहते हैं, राजनीति नहीं। तो अगर आपको ये लगता है कि इस देश के अंदर बहुजन समाज के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मीडिया आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आज की तारीख, आज का समय बहुत सही है। ज़रूरत है कि आज की महिलाएं जो हैं वो अपने तमाम समय के साथ साथ सोशल मूवमेंट का हिस्सा बने। तो बाबा साहब शिक्षा को लेकर ये बात कहते हैं कि महिलाओं का जो एजुकेशन है वो उसकी अपनी गुलामी के साथ साथ, पारिवारिक गुलामी के साथ साथ, वो पूरे समाज की गुलामी को खत्म। बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है, बड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं? लेकिन आप जैसी महिलाओं की ताकत को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अभी तो लड़ना बाकी, अभी लड़ाई बाकी है और हम जरूर लड़ेंगे। और हम इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था की खिलाफत करते रहेंगे। जो स्त्री विरोधी बातें की जाएंगी उसकी खिलाफत करेंगे, जो आरक्षण विरोधी बात करेंगे उनकी खिलाफत करेंगे, और हम इस देश के अंदर संविधान की रक्षा हम करेंगे। व्यवस्था है, अगर उसको बचाए रखना है तो अपने विचारधारा को समझना होगा, अपने बाप को पहचानना होगा। हमारी बात थोड़ी तो आपको बुरी भी लग सकती है, अपने बाप को पहचानना होगा। क्या गांधी और गोलवलकर हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं? तो जब क्या गांधी नेहरू हमारे बाप नहीं है तो गोलवलकर हमारे बाप है क्या? हम अपने विचारधारा को पहचाने, अपने दुश्मन को पहचाने, दोस्त को पहचाने, अपने विचारधारा के साथ बने रहेंगे। इस देश की संविधान की हम ही रक्षा करेंगे, हम ही बचाएंगे। कोई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कोई नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर न संविधान बदल सकता है ना ही उसे बचा सकता है। को लेकर दुख का कारण अज्ञान बताने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इस देश के अंदर सवर्णों के साथ उठना बैठना हो सके, उनके साथ कामकाज करने में हमें मौका मिल सके, ऐसा मौका देने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज, इस देश के अंदर इन तमाम 108 महापुरुषों के संघर्ष को संवैधानिक तरीके से एकरूप करने वाले हमारे तुम्हारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश के अंदर कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी ताकि इस देश का शोषित वंचित समाज जो है, जो दबा कुचला समाज है, वो अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा हो सके। उनका संदेश, उन तमाम महापुरुषों का, महानायक महानायिका का संदेश कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ विदेशों में पहुंचाने वाले बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब, ये तमाम महापुरुषों को अभिवादन करती हूँ, और तमाम महानायिकाएं जिन्होंने हमारे तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगाई। साथियों, आज इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मौके पर आपके तमाम लोगों के साथ हम रूबरू हो रहे हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी उन्होंने पहचान बताई, बड़ा इंट्रोडक्शन बताया। जब हम यहाँ पर आए तो ये हुआ, सब लोगों को लगा होगा कि कोई इंजीनियर स्नेहा जो है कम से कम 6 फुट की होगी और कम से कम उसका वजन 80 से ज़्यादा होगा, लेकिन हम भी निकले एवरेज में। 50 के अंदर हमारा काम तमाम है, वजन नहीं बढ़ रहा।
क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि 10 साल से ये बहुजन मूवमेंट का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमने अपने 4 बच्चे खोए और इसी कारण हमें हमारा बड़ा वजन बढ़ रहा है और ना ही हम आपको दिखने में ऐसे लग ही नहीं रहा होंगे कि इंजीनियर है। कहाँ से इंजीनियर भैया, दिख ही नहीं रहा। फाउंडर है, कहाँ से फाउंडर है? चूंकि हमने एक कंसेप्ट बनाई कि हमें दिखता है और जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। यही जो मामला है ये हमारे मूवमेंट में भी है। हमारे मूवमेंट में, हमारी समस्याओं में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कैसे देखने को मिलती हैं? क्योंकि अगर जैसे आज हम ट्रेन से आ रहे, लखनऊ से हम जब आए तो आपके रायपुर तक जब हम आ रहे थे तो हमारे बीच में आता है बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बॉर्डर है। वो बांदा जिला आता है और बांदा से एक बुजुर्ग जो है वो बैठे। उन्होंने बैठने के बाद कहा सब कुछ कुशल मंगल है, ऑल इज वेल। अरे कोई समस्या ही नहीं है। क्या कहा? कोई समस्या नहीं है देश में, कोई दिक्कत ही नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, सब फाइन है, सब सही है। अच्छा, पड़ोस के जो बुजुर्ग थे वो थोड़े झल्लाए, अरे कैसी बात कर रहे हैं? बोले किसान 2 फसल ले रहा है साल में, कोई नई बात है? अरे दो फसल ले रहा है किसान, तो 2014 और 2000 आज हम 24 में जा रहे हैं, तो ये 2014 और 2010 सालों में ऐसा क्या हुआ कि किसान 2 फसल ले रहा है? इसके पहले नहीं लेता था, लेता था, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। इस देश की सरकार ने बताया कि कोई समस्या नहीं है, किसान 2 फसल ले रहा है। अभी तो पहले से ले रहा था, लेकिन बताया। और अब वही चीज हमको भी लगा, अच्छा सच में किसान कुशल है। तो भैया दिल्ली के बॉर्डर पर वो क्यों दिल्ली के बॉर्डर को क्यों घेर रहा था? क्यों देश के अंदर वो किसान विरोधी 3 कानूनों को लेकर लड़ाई कर रहा था? लेकिन नहीं, वो क्या कह रहे हैं? सब कुशल मंगल है। और यही इस देश की परंपरा है। आपको ये बताया जाता है कि सब कुछ कुशल मंगल है, सब सही है। समस्या कब आती है? जब किसी ब्राह्मण महिलाओं के साथ बलात्कार दिल्ली के सड़कों पर हो जाए तो कहा जाता है कि देश की महिलाएं खतरे में हैं। यही हाथरस की मनीषा वाल्मीकि के साथ अगर हो जाता है, यही हाल हाथरस की मनीषा वाल्मीकि के साथ अगर हो जाता है तो मनीषा वाल्मीकि देश की बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि वो वाल्मीकि हैं, शेड्यूल कास्ट से आती हैं। वही हाल मणिपुर की आदिवासी महिलाओं का भी अगर आप देखो तो ये नहीं बताया जाता कि आदिवासी महिलाओं की जो स्थिति है वह समाज में बद से बदतर है और उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया जाता है इस सो कॉल्ड अच्छे समाज में कि उन्हें नग्न करके सड़कों पर घुमाया जाता है। लेकिन ये राष्ट्रीय समस्या नहीं है। क्या बताया जाता है? ये राष्ट्रीय समस्या नहीं है। चूंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के मौके पर और महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी जयंती चूंकि हमने कल ही मनाई, ऐसे 2 महामानवों के जयंती के बीच वाले दिन पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। आपने विषय रखा संविधान लागू होने के बाद महिलाओं की स्थिति में बदलाव कितना आया, क्या आया, कैसे आया, क्या कोई बदलाव हम देखते हैं या फिर वही ब्लर लाइन आज भी हम देखने को मिल रही हैं। एक तरफ हमारे रेशमी जुल्फे और बढ़िया सा साड़ी, बढ़िया सा गजरा, बढ़िया सा ड्रेस और एक ब्लर लाइन बीच में है जहाँ पर हमारी महिलाओं को कपड़े पहनने की सूझ नहीं, कपड़े पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं। खाना खाने के लिए आपकी छत्तीसगढ़ की बात बता रहे हैं, खाना खाने के लिए कुछ नहीं तो ऐसा कचरा खा लिया, ऐसा पाला खा लिया कि महिलाएं मर गई बच्चों के साथ। हसदेव जंगल की बात की जाए तो उस हसदेव जंगल के चक्कर में इस देश के शासन प्रशासन ने 6 मासूम बच्चियों को गोली मार दिया और सब कुछ बढ़िया है। और यही हमको ये चीज़ें दिखाने का काम लगातार इस देश के मीडिया के माध्यम से होता है और यही कारण है कि हम एक मीडिया कर्मी के रूप में आपके समक्ष आए हैं। हम पेशे से कभी इंजीनियर हुआ करते थे, उसके बाद हमने टीचर की हमको लगा कि इंजीनियर लोगों को पढ़ाना बड़ा अच्छा काम होगा क्योंकि ज्ञानी लोग होते हैं इंजीनियर।
उसके बाद हम जब काम कर रहे थे समाज के अंदर, हमने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हर मूवमेंट में काम किया। जब हम कार मूवमेंट में काम कर रहे थे तो हमने हर मूवमेंट में जो महिलाओं की समस्या उसको करीब से देखा। ना सिर्फ महिलाओं की समस्या बल्कि इस देश के दलित महिलाओं की, ना सिर्फ दलित महिलाओं की बल्कि इस देश के आदिवासी महिलाओं की, ना सिर्फ दलित आदिवासियों की बल्कि उन पिछड़े महिलाओं की जो आज भी मनुवाद को अपने सर पर ढो रही हैं, उनकी समस्याओं को देखा। और उन सवर्ण महिलाओं की जो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को गरियाती है, बड़ी खूब गरियाती है। काहे गरियाती है? इसीलिए गरियाती है कि भाई इस देश के अंदर हिंदू कोड बिल लाकर हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करने वाले अगर कोई है तो बाबा साहब है। लेकिन उन सवर्ण महिलाओं की जुल्फे जो रेशम से उड़ रही हैं, उसके पीछे भी तो भाई फुले शाह बाबा साहब का ही आंदोलन है। क्या सिर्फ हमारी जुल्फे उड़ रही हैं रेशम की तरह आपकी जुल्फे उड़ रही हैं, और सवर्णों की महिलाओं की जो जुल्फे उड़ रही हैं उनमें कोई फर्क है कि नहीं? कोई फर्क नहीं है। ये तमाम सारा देन अगर किसी की है तो इस देश के अंदर बुद्ध, फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा की देन है, और उसी विचारधारा ने इस देश को संविधान दिया, उसे अंतर्भूत किया और बताया कि आपको अधिकार है। बाबा साहब पहले वो शख्स है जिन्होंने महिलाओं को जेंडर माना। जेंडर की मतलब ये भी एक, अगर पुरुष है तो यहाँ महिला भी है। ये जेंडर मानने की जो संकल्पना है ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, मनुस्मृति में कहीं नहीं है। तो ऐसे मौके पर जब हम बात करते हैं, चूंकि हमको बताया 40 मिनट कम टाइम दिया है, हम कोशिश करेंगे आधा घंटे में निपटा दें। सही है? तो चूंकि हम इस देश के अंदर इन तमाम बातों पर बात कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये चर्चाओं का जो सत्र आयोजित हुआ, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन बड़ी खूबसूरती के साथ अब तमाम महिलाओं ने रखा, और सबसे अनोखी बात ये लगी कि बौद्ध महिला सम्मेलन। तो बौद्ध महिला सम्मेलन का मतलब यह है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि महिलाओं की समस्या उनके जाति के साथ है। जाति और महिला दोनों की समस्या एक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर अपना जाति पर अपना थीसिस पेश करते हैं, और भारत की जो जातियां हैं उस पर अपना थीसिस देते हैं, और फिर वहां लिखते हैं कि देश की महिलाओं की समस्या और जाति की जो समस्या है वो एक है। और ये बड़ा खुशी की बात है कि भाई जाति से परे होकर बौद्ध महिला सम्मेलन, मतलब बौद्धों का मतलब होता है परफेक्शन। हर चीज सही, परफेक्ट और योग्य होनी चाहिए। और ये उन महिलाओं का कार्यक्रम है जो कि बड़ा ही खूबसूरत और अनोखा सा लगा। इस कार्यक्रम में तमाम आप लोगों के जो नाम है, नलिनी ताई बौद्ध, रूपलता ताई कानेकर, पुष्पा सतदेवे, अलका ताई बोरकर, जो कि लगातार हमारे साथ संपर्क में रही, लगातार हमको कॉल कर रही थी, और हमने इनको काफ़ी परेशान भी किया टिकट के लिए। हमने कहा टिकट निकाल दो भैया, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। उसके बाद जयश्री खोबरागड़े, उषा उके, ये और तमाम सलाहकार समिति उपाध्यक्ष, सचिव, और नाम पूछे मतलब महिलाएं जो है बहुमत, भले संसद में ना हो लेकिन यहाँ है। तो ये तमाम लोग, और साथ में माधुरी ताई यहाँ पर आई हैं जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, कल्पना मेश्राम जिनको अभी हमने सुना, और उसके साथ आप तमाम लोग, तमाम महानुभावों के बीच हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि संविधान लागू हो गया, अब क्या, हमारी स्थिति कहाँ है भैया? वो ब्लर लाइन बताओ कि क्या हमारी स्थिति जो पहले कपड़े लत्ते पहनने की उजागरी नहीं थी अब मिली है, तो कितना बदलाव हुआ? यही है, इतना ही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो सफर है वो कितना है? तो साथियों, इसके लिए हमें कुछ इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इतिहास को पढ़ लो, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इतिहास को पढ़ लो। अगर इतिहास को पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो उससे आप क्या कर सकते हो? अपना भविष्य निर्माण कर सकते हो। इसी के साथ साथ इस देश के अंदर माननीय कांचीराम साहब ने भी बहुजन समाज को मर के समझाया, इतिहास से सबक लो। क्या करो? सबक लो। और अगर सबक नहीं लिया तो इतिहास तुमको सबक सिखाएगा। भाई इस देश के अंदर मान्यवर कांचीराम साहब की जो शिष्या है बहन मायावती जी कहती है इतिहास से प्रेरणा लो, इतिहास से प्रेरणा लो। अगर प्रेरणा लोगे तो तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा।
प्रेरणा लोगे तुम्हें सोचने समझने की शक्ति मिलेगी। प्रेरणा लोगे, सोचने समझने की शक्ति अगर निर्माण होगी तो राजा बनने की महत्वाकांक्षा आप में आएगी और आप इस देश के शासन सत्ता कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हो इसका विचार आ सकता है। देखो, इतिहास एक छोटा सा सब्जेक्ट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 10वीं तक पढ़ते हैं कंपलसरी, और अगर उसके बाद भी कोई ह्यूमैनिटीज में जाता है तो वो और आगे तक पढ़ता है। लोग पीएचडी तक कर रहे हैं, और ये छोटा सा 4 शब्दों का, 4 अक्षर का ये शब्द है इतिहास। इस इतिहास को लेकर हमारे महापुरुषों ने क्या क्या नहीं कहा। ये इसलिए कहा कि पहले जाओ पन्ने पलटो, भैया हम क्या थे, क्या हमारी औकात है। कुत्ता पूछता नहीं था हमको, ये हमारी औकात है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पलटो। क्यों नहीं कुत्ता पूछता था, उसका पता करो। उसका पता करने के बाद हमें समझ आया इस देश के अंदर जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था कहाँ से आई? वर्ण व्यवस्था से आई। वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई? इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने, वेदों की और पुराणों की परंपरा ने हम पर थोप दी। अच्छा देखो, एक इतिहास पूछने के, हमारे बच्चे कहते भैया इतिहास पढ़ने पर नींद आती है। काहे नींद आती है? काहे तारीख बड़ी ध्यान में रखना पड़ा, तारीखें को ध्यान में रखना पड़ता है, इसीलिए इतिहास से पढ़ने से नींद आती है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा यही पढ़ना है भैया, इसी से सब कुछ होगा। और वे इस देश के अंदर वर्णवादी व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्था ने क्या बताया कि बताया ब्रह्मा जी है जिन्होंने इस देश के अंदर ब्रह्मांड का निर्माण किया। कैसे निर्माण किया? अमेरिका के लोगों से मत पूछना, बता रहे, भारत में ही बताया जाएगा। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, बाजू से क्षत्रिय को पैदा किया, नाभि से वैश्य को पैदा किया, वो पैरों से शूद्र को पैदा किया। सब सही है। महिला कहाँ है? महिला कहाँ है भैया? जो महिला है ऐसे अपने जैसे आदमी को, अपने जैसे औरत को जन्म दे सकती हैं, जिसके अंदर प्रजनन की शक्ति है, ये साइंस कहता है। उस ब्रह्मा जी ने नहीं बताया कि इस देश के अंदर महिला कहाँ से पैदा हुई। और ब्रह्मा जी को लगा ये चैलेंज नहीं स्वीकार कर सकते, अगर हम इस पे बात करेंगे तो महिलाएं सवाल पूछ पूछ कर हजारों सालों तक हमको कोसेगी। अब कोई नया हुआ? बाबा साहब का संविधान आया, आज हम वही सवाल पूछ रहे कि भैया ब्रह्मा जी बताओ महिलाएं कहाँ से पैदा हो, महिलाओं को कहाँ से पैदा किया? नहीं बताया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने कैडेट देने शुरू किए जब सत्यशोधक समाज का आंदोलन चलाया, और अपने साथ उन तमाम लोगों को, महार, मांग, चमार, बंगियों को एक साथ किया, मराठों को, कुंबियों को एक साथ बुलाया और कहा देखो भैया ये धर्म ग्रंथ है, ये कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने इस देश को पैदा, इस देश के तमाम लोगों को पैदा किया, ब्राह्मण ऐसे हुआ, क्षत्रिय ऐसे हुआ, वैश्य ऐसे हुआ, लेकिन महिलाओं का नहीं बताया। लेकिन एक काम हो सकता है, आप जोशी कुलकर्णी के घर जाओ, पूछो कि तुम्हारे घर की डिलीवरी कैसे होती है। जब ये मांग, महार, चमार, तेली, कुंबी, नाई, इनके दिमाग में फूले ने वायरस डाला, वो गए कुलकर्णी और जोशी के घर, पूछा कुलकर्णी बुआ तुमच्या घरची बाई बाळंतीण होणार आहे ना? बोले हाँ होणार है। बोले आम्हाला डिलीवरी पाची है। वो बोले तुम्हारे दिमाग में ये फूले ने क्या कीड़े डाल दिए? ऐसे कोई होता है क्या भला? तुम्हारे सामने हमारे घर की महिलाएं कैसे बाळंत होगी, कैसे होगी? तो बोले लेकिन तुम तो मुंह से पैदा होते हो, तो देखने में दिक्कत क्या है? तुमको मुंह से पैदा होते हो, ये तुम्हारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, तो देखने में, तो फिर इसका मतलब तुमने झूठ क्यों लिखा? झूठ क्यों लिखा? झूठ लिखा? महात्मा ज्योतिबा फुले ने बताया झूठे हैं, कलम कसाई हैं, ये कुछ भी लिखते हैं। और इसीलिए इन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये तो तेली, माली, कुंबी और सुतार, धनगर, नावी, मराठे जा रहा है पूछने, कल महिलाएं गई तो क्या होगा? महिलाओं ने अगर पूछना शुरू कर दिया, दिखाओ हमको देखना है, चलो ठीक है, हमारे घर के पुरुष ना देखें लेकिन हम तो देख सकते हैं, हम भी तो बाळंत होते हैं। लेकिन उन्हें लगा कि इतना बड़ा चैलेंज, महिलाओं से पंगा कौन ले? तो ब्रह्मा जी ने भी आप लोगों से पंगा नहीं लिया, नहीं बताया, बोले हम नहीं बताएंगे, ढूंढते बैठो, गूगल करो, हम नहीं बताएंगे। उन्होंने नहीं बताया। तो इस देश की व्यवस्था ने आपको नहीं बताया कि ये महिलाएं कहाँ से आई है, लेकिन ये बताया कि महिलाएं साड़ी पहनेंगी,
महिलाओं के कपड़ों में जेब नहीं होगी, महिला अपने बाप की संपत्ति का हिस्सा नहीं ले पाएगी, महिला इस देश के अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगी, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। अगर महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो वो वापस से अपने धर्म ग्रंथ ढूंढेगी, वेद पुराण और तमाम उपनिषद खोज के निकालेगी, फिर वापस वही पूछेगी कुलकर्णी जी बताओ हम कहाँ से आए। इसीलिए कहा पढ़ो लिखो मत। लेकिन धन्य है फुले शाह बाबा साहब कि हम पढ़ लिख गए, आज वापस वही सवाल है। साथियों, ये हमारी अस्मिता का सवाल है कि हम कहाँ से आए, फिर हमारी जड़ें कहाँ हैं। जब ब्रह्मा जी नहीं बता रहे हैं तो हमारी जड़ें हैं कहाँ, हम कहाँ से आए, हम कैसे आए, और फिर हम इस देश के अंदर सामाजिक स्थिति में हमारी पीछे क्यों हैं, धार्मिक स्थिति में हम पीछे क्यों हैं, क्यों पंडित पुरोहित हमारी महिला नहीं बन पा रही हैं, क्यों हमारी महिलाओं के साथ आज भी चार दीवारी के अंदर ही हमको सुरक्षित माना जाता है, क्यों हमको बुरखे की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें पल्लू की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमको पर्स रखना पड़ता है। ये सारे समस्याएं जो है, ये सारी समस्याओं को लेकर आज के तारीख में ये चर्चा का विषय है कि जिस मनुवादी व्यवस्था ने बताया पढ़ लिख नहीं सकती तुम, पढ़ लिख लोगी तो फिर क्या होगा। फिर वह व्यवस्था ने क्या बताया, आपके लिए मुहावरे गढ़े, साहित्य की रचना की, साहित्य की रचना की, पिक्चर बनाई, सीरियल बनाई, कहानियां गढ़ी। कहाँ, बेटी तो बोझ है। क्या बताया, बेटी तो बोझ है। फिर कहानियां गढ़ी, बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। फिर व्यवस्था ने धर्म ग्रंथों में लिखा नारी नरक का द्वार है। फिर लिखा नारी उल्टा है, नारी जड़ है, मूर्ख है। किसने लिखा, मैं नहीं कह रही हूँ भैया, कैमरा हमारा चल रहा है, चैनल हमारा यहाँ पर भी, मैं नहीं कह रही हूँ। ये इस देश की व्यवस्था ने बताया कि इस देश की महिलाओं को अपने पति के साथ, अपने पिता के साथ, अपने बेटे के साथ अकेले किसी कमरे में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो महिला होती है बड़ी चंचल होती है, ये किसी भी पुरुष को वाम मार्ग को, गलत रास्ते को लेकर चलती हैं। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, पढ़ने लिखने का अधिकार उसे नहीं मिलना चाहिए, ये गलत गलत चिट्ठियां पुरुषों को लिखेगी, ये व्यवस्था ने लिखा। और इसी कारण इस देश के अंदर हमें हजारों सालों तक गुलाम बनाने का जो पूरा का पूरा सेटअप है वो इस देश के धर्मशास्त्रों ने बना कर रखा था। उस पूरे सेटअप को बर्बाद करने का, उसे डिमोलिश करने का, उसे डिस्ट्रॉय करने का, कोलैप्स करने का, उसे मार गिराने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। और संविधान ने तो पूरा बंदोबस्त ही कर दिया, पूरा बंदोबस्त। आपको अगर कोई ये कहे कि आप महिला हो इसलिए आपको इस पोस्ट पर नहीं रख सकते, ये कहना गलत है। आपको अगर कोई एक पोस्ट खाली है और उस पर पुरुष आ रहा, महिला आ रही है, महिला अगर ज्यादा क्वालिफाई है तो अब ये नहीं कह सकते कि महिला है नहीं कर पाएगी, इसे ना दे। ये कहना ये देश के अंदर जुर्म है। महिला को सेम वेतन मिलना चाहिए, ये इस देश का संविधान कहता है। अगर आप काम कर रहे हैं 8 घंटे, पुरुष भी काम कर रहा है, तो दोनों का जो पेमेंट है वो बराबर होना चाहिए, ये इस देश का संविधान कहता है। लेकिन व्यवस्था ने आपको नहीं कहा था। और इसीलिए हम अपनी जड़ें जब ढूंढते हैं साथियों, तो हमें सबसे पहले बुद्ध नजर आते हैं। इस देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़े फेमिनिस्ट अगर कोई है तो तथागत बुद्ध हैं। ईसा पूर्व 500 साल के पहले बुद्ध ने इस देश के अंदर महिलाओं को भिक्खुनी संघ की कंसेप्ट दी। हालांकि बुद्ध नहीं चाहते थे कि महिलाएं जो है वो भिक्षुणी संघ में शामिल हो, ऐसा प्रचार किया जाता है, लेकिन ये बुद्ध का प्रचार नहीं था, ये बुद्ध का नकार नहीं था। ये बौद्ध धर्म के अंदर कई अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग शामिल होते हैं। बौद्ध धर्म में आते हैं तो इसमें कई ब्राह्मण भी बौद्ध भिक्षु आते हैं, और फिर वो जो ब्राह्मणी अपना जो दिमाग होता है वो अपना ब्राह्मणी दिमाग लगाकर वो ये कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को नहीं आना चाहिए। फिर बुद्ध कहते हैं कि नैसर्गिक रीत्या, प्राकृतिक तरीके से अगर आप देखो तो महिलाएं की जो बनावट है और पुरुषों की बनावट है वो अलग है। और यही बस एक कारण बताकर बुद्ध भिक्षुणी संघ के लिए महिलाओं के लिए बस नियम ज़्यादा बताते हैं और पुरुषों को नियम कम बताते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। भिक्षुणी भी उपसंपदा दे सकती हैं, दीक्षा दे सकती है, और वो आध्यात्मिक क्रांति कर सकती है, वो बुद्धत्व को प्राप्त हो सकती है, निर्वाण पद तक जा सकती है। ये बात बुद्ध बताते हैं। लेकिन जब हम फेमिनिज्म पढ़ते हैं, पढ़ो फेमिनिज्म,
इस देश के अंदर ये वेस्टर्न कल्चर से जब फेमिनिज्म हमारे पास आया तो हम रोजा पार्क की तारीफ करते हैं। रोजा पार्क जानते हैं ना? रोजा पार्क जो कि अमेरिका के अंदर एक बस में सफर कर रही थी और उस बस के अंदर 2 कंपार्टमेंट हैं। उस कंपार्टमेंट में काले लोग अलग बैठेंगे और सफेद लोग अलग बैठेंगे। लेकिन अगर सफेद लोगों की संख्या पूरी हो गई, लेकिन सफेद लोग अगर आ रहे हैं तो काले लोगों को उतरकर खाली नीचे खड़ा होना पड़ेगा और उसकी जगह पर सफेद लोगों को बैठना पड़ेगा। लेकिन जब रोजा पार्क का नंबर आता है, ड्राइवर कहते उतर जा, क्योंकि तुम तो काली हो, काले लोगों की तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम नीचे उतर जाओ, क्योंकि जो श्वेत लोग हैं वो आकर यहाँ बैठे। रोजा पार्क कहती है हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं उठेंगे और ना ही उतरेंगे। इस बात को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद रोजा पार्क के इस एक बार उसने जो मना किया कि हम नहीं उतरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारी सीट है, क्योंकि हमने भी पैसा दिया, हमने भी किराया दिया, हम नहीं उतरेंगे। तो रोजा पार्क को अश्वेत लोग मतलब काले लोगों ने अपनी नायिका माना और उसके बाद उसे अपना जो मानव अधिकार है उसके लिए उसकी नायिका समझा जाता है। इसके साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण का चेहरा उन्हें माना जाता है, उन्हें फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। लेकिन जब हम अपने भारत की बात करते हैं तब भी हम रोजा पार्क का जिक्र करते हैं। महिलाओं के मुक्ति का आंदोलन हम यूरोप के महिलाओं के आंदोलन के साथ जब जोड़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर 1916 में हमारे लिए बात कर रहे थे और अमेरिका में 1950 में बात हो रही है। 1993 में वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल रहा है, हमको मिल गया। अब हमको बताए, अब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपको वोट देने का अधिकार मिले, इसलिए क्या आपने कोई आंदोलन चलाया? आपके माता पिता ने चलाया? आपके उनके माता पिता ने, नाना नानी दादा दादी ने कोई आंदोलन चलाया? फुकट में मिला? फुकट में मिला कि नहीं मिला? तो वोट का अधिकार हमको फुकट में मिला, मुफ्त में मिला। इसके लिए हमने कोई आंदोलन नहीं किया। रोजा पार्क ने आंदोलन किया, यूरोप में आंदोलन हुए, स्विट्जरलैंड में आंदोलन हुए, लेकिन यहाँ नहीं हुए। हमने कोई आंदोलन नहीं किया। हमने पढ़ने लिखने का अधिकार चाहिए, इसके लिए हमने सावित्रीबाई फुले को किसी ने चिट्ठी लिखी कि हमको पढ़ा? नहीं, उन्होंने खुद अपना आंदोलन चला और उसके बाद उनका फायदा किसको मिला? हमको मिला, हमारे बच्चों को मिलेगा। तो ये सब आंदोलन का हिस्सा हम ना महात्मा फुले के समय में थे, ना हमारे एजुकेशन के राइट्स के लिए, ना वोट के अधिकार के लिए हमने कोई लड़ाई लड़ी। तो जब हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन हमको ये सब हमको मिल गया। जिस व्यवस्था ने हमें गुलाम बनाया, दासी बनाया, कहा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, तुम्हारे नाम कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अगर तुम पैदा होती हो तो बाप के अधीन रहो, जवान होती हो तो पति के अधीन रहो। डौका, आपके यहाँ डौका कहते हैं, हमको आज ही पढ़ने में आया। हमारे डौका इधर बैठे हैं और हमारी बेटी को हम ला नहीं पाए। जब वो छोटी सी बच्ची डांस कर रही थी, हमारी आँख भरी। अगर हमारी बेटी होती तो जरूर यहाँ पे वो भी माझ्या भीमान भरली ओटी करती। तो इस देश के अंदर हम अपने अधिकारों की लड़ाई जो है वो हमारी हक की लड़ाई हमने नहीं लड़ी, हमारे हक की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी। तो साथियों, ये बताने का मतलब यह है कि अब तो फिर हमें समीक्षा करनी चाहिए कि जब हमारा तो कुछ योगदान ही नहीं है भैया, फिर भी हमको सब मिल गया, तो समीक्षा हमने करनी चाहिए। और इसीलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारी क्या औकात है, क्या औकात हमारी थी और आज क्या बन गई। आज अगर हमें एजुकेशन मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि हम अच्छा खाना बना पाए। खाना तो हमारी दादी भी अच्छी बनाती थी, पढ़ी लिखी थी क्या? तो क्या पढ़ाई हमको एजुकेशन इसलिए भी नहीं मिला कि हम अपने घर के अंदर पर्दों के कलर सेट करें कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा? क्या इसलिए भी नहीं मिला कि बेडशीट का और तकिया के जो खोर है उसका कलर सेट करें? इसलिए भी नहीं मिला। हमको एजुकेशन इस देश के अंदर जो लोग मुख्यधारा में नहीं हैं उनको मुख्यधारा में लाने के लिए आप कितना संघर्ष करेंगे, कितना आप योगदान दे पाएंगे, इसकी समीक्षा करने के लिए ये एजुकेशन है। इस शिक्षा का जो आपको जो अधिकार मिले हैं, इस शिक्षा का इस्तेमाल इस देश के अंदर व्यवस्था के द्वारा जो आपको गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, उस साजिश को समझने के लिए है। इस शिक्षा का उपयोग आपके दोस्त कौन, दुश्मन कौन,
इसको समझने के लिए इस देश की व्यवस्था आपको जो फील गुड बता रही है, उस फील गुड को बैड है कि नहीं, इस बात को टेस्ट करने के लिए आपको एजुकेशन मिला है, और उस बात के लिए हमने अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए साथियों। इसीलिए हमारी जड़ें कहाँ हैं? हमारी जड़ें तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षुणी संघ में है। वो भिक्षुणी संघ जिन्होंने इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने और मनुवादी व्यवस्था ने बताई कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, तुम कहाँ पता नहीं, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम इस देश की भिक्षुणियों ने किया। अपना घर छोड़ा, झोला उठाया। तो सही मायने में झोला उठाने वाले लोग, झोला उठाने वाली कौम कहाँ है? हमारे पास है। जो बता रहा है झोला लेकर आए चल देंगे, उनके पास करोड़ों के सूट हैं। तो हमारे भिक्षुणी संघ जो इस देश के अंदर जाति व्यवस्था के खिलाफ और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ा, और जो आपके अधिकारों के साथ जो मनुवादी व्यवस्था ने छल किया था उसके लिए लड़ा, उस भिक्षुणी संघ में हमारी जड़ें हैं। हमारी जड़ें हैं इस देश के अंदर महाप्रजापति गौतमी में, हमारी जड़ें यशोधरा में, हमारी जड़ें उन तमाम 73 थेरियों में जिन्होंने अपना घर छोड़ा और हमारे लिए सड़क पर निकली, बोले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है उसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि बुद्धा ने यह मार्ग बताया। हमारी जड़ें इस देश के अंदर उन महिलाओं में हैं जिन महिलाओं का नाम इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था को गिराने में, तोड़ने में, मरोड़ने में जिन महिलाओं का नाम आता है, वहाँ हमारी जड़ें हैं। और साथियों, जब हम इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, जैसे कि आज आप सम्मेलन कर रही हैं, इसका मतलब आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं। तो जब हम इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और जब हम एजुकेटेड होते हैं, तब हमने ये समीक्षा करनी चाहिए हम किसके साथ हैं। हमसे किसी ने पूछा, बोले पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा है, पैलेस्टीन में युद्ध चल रहा है, आप किसके साथ हो? क्या आप मुसलमानों के साथ हो, या फिर जो अपने आप को अशरफ समझते हैं, जो अपने आप को सवर्ण समझते हैं, क्या आप उनके साथ हो? किसके साथ? हमने कहा हम पीड़ित के साथ हैं। किसके साथ हैं? तो ये सेंसेशन हमारी महिलाओं का हमारे एजुकेशन और सोशल मूवमेंट से आता है कि हम किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ खड़े होने चाहिए। जो फील गुड बताते हैं उसकी समीक्षा हमारी महिलाओं ने करनी चाहिए। साथियों, आपको ये बता दें कि आज के तारीख में हम लोकतंत्र की बात करते हैं, वहीं इस देश के अंदर जो कंगना रनावत आपके आरक्षण के खिलाफ बोलती हैं, संविधान के खिलाफ बोलती हैं, जिसे नहीं पता कि पहले प्रधानमंत्री कौन है, इतनी अकल है, वो कंगना रनावत को मंडी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से कंगना रनावत बीजेपी की उम्मीदवार है, उसको टिकट मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो संविधान की खिलाफत करती हैं, वो आपके आरक्षण के खिलाफ बात करती हैं। ये पुरस्कार है। इसी के साथ साथ जिन्होंने महिला पहलवानों के साथ, नाबालिग महिला पहलवानों के साथ जिन्होंने यौन शारीरिक शोषण किया, ऐसे ब्रुजभूषण चरण सिंह को भी बीजेपी टिकट देती है। और टिकट अब जीत के भी जाएंगे, देखना, लिख लीजिए, जीत के भी भेजेंगे, क्योंकि संविधान कहता है महिलाओं का सम्मान हो। जो महिलाओं के साथ शोषण करेगा उसे संसद में भेजने का काम इस देश के अंदर बीजेपी बड़ी तादाद में कर रही है। जो महिला कंगना रनावत, आज कंगना रनावत है, वो इस देश के संविधान की वजह से, वो कंगना रनावत कल सदन में दिखेगी, फिर वहां आरक्षण के खिलाफ बोलेगी। जो महिलाएं सवर्ण होकर इस देश के अंदर जुडिशरी में पहुंची, वो भी संविधान की खिलाफत करती हैं। जो प्रोफेसर बनी सवर्ण महिलाएं, वो भी संविधान की खिलाफत करती हैं। आज ये स्थिति है भारत के अंदर, संविधान लागू हुआ, सब कुछ मिल गया, आने दो, नौकरी मिल रही है, आने दो, टिकट मिल रही है, आने दो, सदन में जाना है, जाने दो, राज्यसभा जाना है हेमा मालिनी को, जाने दो। लेकिन संविधान की वजह से जिन लोगों का वजूद है, वो संविधान की खिलाफत हमको करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लड़ाई अभी अधूरी है, लड़ाई अभी अधूरी है, बड़ी लंबी लड़ाई है। इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान के 4 स्तंभ हैं, 4 पिल्लरों पर इस देश का संविधान, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी है। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के भरोसे पर अनंत हेगड़े नाम के कर्नाटक के बीजेपी के जो नेता हैं, वो कहते हैं 400 पार। क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है। क्या कह रहे हैं? 400 पार, क्योंकि संविधान बदलना, क्योंकि संविधान आपको अधिकार देते हैं, संविधान आपके मान सम्मान की बात करता है, संविधान ये कहता है किसी का अपमान नहीं होना चाहिए।
जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। वो संविधान विरोधी बात करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने पास समेट रही है, अपना कुनबा बढ़ा रही है। जो नुपुर शर्मा दिल्ली के अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करती हैं और धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करती हैं, उस नुपुर शर्मा को भी बीजेपी ने टिकट दिया। बताने का मतलब ये है, हम ये नहीं बता रहे कि बीजेपी किसको किसको टिकट दे रही है, हम ये बता रहे हैं कि क्यों टिकट दे रही हैं। जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपके लिए दिक्कतें खड़ा कर रहा है, जो आपके लिए आने वाले समय में संविधान की खिलाफत करेगा, उनको बीजेपी चाहती है कि संसद में पहुंचे और 400 पार, और नहीं पहुंचेंगे तो ईवीएम तो है, ईवीएम है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे मामले देश के अंदर चल रहे हैं। चलो जुडिशरी की बात करेंगे। इस देश के अंदर जो महिलाएं जुडिशरी में पहुंच रही हैं, वकील बन रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के राजधानी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रही हैं। जज बनने के बाद भी संविधान की खिलाफत करते नजर आ रहे हैं। DU और JNU जैसे यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनने के बाद भी संविधान की खिलाफत कर रहे हैं। ये तमाम लोग जुडिशरी में पहुंचकर आपके संविधान को बदनाम करने का और संविधान की खिलाफत करने का काम कई सालों से कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमारी भागीदारी वहाँ नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारी महिलाएं और ना ही हमारे समाज के पुरुष जो है वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, और जो पहुंचे हैं वो बोलते नहीं हैं। सदन की बात करेंगे, राज्यसभा लोकसभा में की बात करेंगे, महिलाओं की जो संख्या है, दोनों हाउस को अगर आप मिला दो तो 81 हो रहे हैं। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, और उसमें अगर आप दोनों सदनों को मिलाओगे तो महिलाओं की जो संख्या है वो सिर्फ 81 है। 81 ही महिलाएं आज सदन में बैठ रही, ये हमारी राजनीतिक स्थिति है। और उन 81 महिलाओं में हेमा मालिनी जैसे लोग हैं, रेखा जैसे लोग हैं, और कंगना रनावत जैसे लोग शामिल हो रहे हैं। आपके जैसे लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। ये हमारे समाज की समस्या है। अगर हम बात करेंगे इस देश के अंदर मीडिया की, तो मीडिया इस देश के अंदर सबसे बड़ा नालायक साबित हो रहा है। लोकतंत्र का चौथा पिलर, सबसे बड़ा नालायक मीडिया आज इस देश के अंदर। कुछ मीडिया कांग्रेस के प्रवक्ता बन रहे, अपने आप को लिबरल कह रहे हैं कि हम लिबरल हैं, हम सेकुलर हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। उस मीडिया में महिलाओं की संख्या आप देखिए। अंजना ओम कश्यप, जो कभी कभी अपने आप को मोदी भी कहती हैं, देखना क्या हिसाब है, आपको आपके ऊपर छोड़ते हैं। वो अंजना ओम कश्यप वो सवर्ण है, और ऐसे तमाम महिलाएं सवर्ण महिलाएं नजर आती हैं। आप देखिए कि क्या जो सरनेम आपने यहाँ पर लिखे हैं, उन सरनेम की कितनी महिलाएं आपको टीवी पे देखने को मिल रही हैं। टीवी एंकर, रिपोर्टर और प्रोडक्शन में भी, बैक कैमरा भी आपको नजर नहीं आ रही। तो मीडिया में महिलाओं का, इसी के साथ साथ SC ST OBC महिलाओं का, चलो ठीक है, दलितों का नहीं मिलेगा, भंगियों का नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ चमारों का नहीं मिलेगा, लेकिन भाई आदिवासी महिला नहीं, OBC तो मिलना चाहिए नहीं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, नहीं। चलो ठीक है, महिलाएं छोड़ो, अरे SC ST OBC उन मुस्लिमों में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो भैया वो भी नहीं। इसका मतलब ये क्या संयोग है? यूनिवर्सिटी में आप नहीं हो, जुडिशरी में आप नहीं हो, ये संयोग है क्या? या फिर आप मीडिया में नहीं हो, ये संयोग है? ये संयोग नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये षड्यंत्र है कि आपको जुडिशरी में नहीं आने दिया जा रहा है, आपको यूनिवर्सिटीज में नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और वाइस चांसलर नहीं बनने दिया जा रहा है, आपको जज नहीं बनने दिया जा रहा है, आपको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, यह इस देश की व्यवस्था है जो कि सवर्णों के साथ हमेशा साई की तरह खड़ी है, लेकिन हमारे साथ भी इस देश का संविधान साई के तरह खड़ा है, बशर्ते हमें अपने संविधान की ताकत और मजबूती को समझने की जरूरत है। साथियों, आज की तारीख में जो आज हमने कहा कि हम बहुजन मीडिया के तौर पर काम करते हैं, आपके बीच में हम आ रहे हैं, एक पत्रकार की भूमिका में हैं, और पत्रकार होने के नाते हम लगातार ये देखते हैं कि जब
सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जब सोशल मीडिया आया तो बहुजन समाज को लगा भैया अब अखबार तो हम नहीं निकाल पाएंगे। बाबा साहब ने मुकनायक निकाला, बहिष्कृत भारत निकाला, प्रबुद्ध भारत निकाला, आमिर शासन करती जमात होना, अभी किताब देखो पेपर का नाम, आमिर शासन करती जमात होना, शासक बनने की बात। बाबा साहब ने इतने अखबार निकाले, महात्मा ज्योतिबा फुले ने दिनबंधु निकाला, पेरियार ने निकाला, तमाम महापुरुषों ने अखबार निकाले। लेकिन आज की तारीख में अखबार निकालने के लिए आपको धन्ना सेठ होना कम से कम इतना तो जरूरी है। धन्ना सेठ आप हो या पूंजीवादी, थोड़ा सा पूंजीपति आप हो, आपके पास अच्छा खासा जो है इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन जब फेसबुक आया, यूट्यूब आया, लोगों को लगा कि हम अपनी बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि हमने एक सर्वे किया यूनिवर्सिटी में रहते हुए हमने एक सर्वे किया। सर्वे में हमारा मुद्दा ये था कि भाई महिला जो है, महिलाओं के पास में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन सबके पास है, मोबाइल फ़ोन सब महिलाओं के पास है, और उन महिलाओं के पास जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन का महिलाएं क्या क्या इस्तेमाल करती है, कितना इस्तेमाल करती है, और इसमें महिलाओं की उन्नति के लिए इस फ़ोन का कितना इस्तेमाल होता है। तो भैया पहली बात तो ये सर्वे फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? महिला ये क्या भरना है, क्यों भरना है, हमारी महिलाएं कह रही क्यों भरना है, क्या भरना है, इससे क्या होगा, तुम्हारा सर्वे होगा, हमको क्या मिलेगा। पहली बात ये हमारी महिलाओं की प्रवृत्ति, हमारी महिलाएं कह रही कि इससे क्या होगा। हम ये जानना चाह रहे कि भैया अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो क्या आपके पास गूगल पे है, क्या आपके पास फोन पे है? इसका मतलब अगर आपके पास गूगल पे, फोन पे है तो आपके पास बैंक अकाउंट है, और अगर इसका मतलब अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो मनु ने जो कहा था कि आपके पास बैंक अकाउंट या फिर पैसा पानी नहीं होना चाहिए, उसकी खिलाफत हम कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं ये बात बताने के लिए तैयार नहीं, और 50% महिलाएं ऐसी है जो गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल नहीं करती। कुछ महिलाएं डर की वजह से नहीं करती, कुछ महिलाओं को ये एक्सेस नहीं करने दिया जाता कि आप जो है पैसे का लेन देन जो है वो फोन से करो। इसके लिए हमारी महिलाएं अलाउ, हमारी महिलाओं को उनके पति, उनके बेटे, उनके बच्चे अलाउ नहीं करते। इसका मतलब अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको देखना है तो हमारी महिलाएं फेसबुक का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उस फेसबुक पर जो कंटेंट हमारी महिलाएं देखती हैं वो कंटेंट क्या है? वो कंटेंट है ब्यूटी से संबंधित। हमारी महिलाओं का कंटेंट क्या है? ब्यूटी से संबंधित। हमारी महिलाओं का कंटेंट क्या है? सिलाई से संबंधित। हमारी महिलाओं का कंटेंट क्या है? खाना बनाने से संबंधित। लेकिन उसमें महिलाओं में बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं, चूंकि हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि यूट्यूब को कौन, कितने उम्र का आदमी, कितनी उम्र की महिलाएं कितने समय तक देख पा रही हैं। मतलब हमारे जैसे तीखे बोलने वाले लोग, बीजेपी कांग्रेस की खिलाफत करने वाले लोगों को अगर हम 40 मिनट बोलेंगे तो 4 मिनट हमारी महिलाएं देखती हैं। ये हमारी स्थिति है। इसका मतलब अभी भी हमारा जो मनोबल है वो बढ़ा जरूर है, लेकिन हम अभी भी संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं। हम वो कंटेंट नहीं देखते जो कंटेंट इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। हम उस कंटेंट से भागते हैं। हमें लगता है क्या बोल कर रहा है, क्या बता रहा है, इसके बताने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन प्रचार में बड़ी शक्ति होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अखबार निकाले, आज की तारीख में अगर बाबा साहब होते तो वो चैनल निकालने की बात करते। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हम चैनल निकालने की कोशिश करते हैं तो उस चैनल को निकाल तो लेते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए आपको लाखों रुपए कुछ लोगों को पे करने होते हैं, जो कि सैटेलाइट का किराया होता है, जो सैटेलाइट का किराया हम लोग नहीं दे पाए, जिसमें लॉर्ड बुद्धा जैसा चैनल बलि चढ़ गया मनवादी की। तो आज की तारीख में हमारे पास सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये बात कर सके। आज उस प्लेटफॉर्म में ब्राह्मणों की और बनियाओं की और तमाम उन सवर्णों की जो है भागीदारी देखने को मिलती है। एक महिला राजनीतिक विश्लेषक नहीं है दलितों की, एक महिला राजनीतिक विश्लेषक। क्यों? क्योंकि हमारी महिला फेसबुक व्हाट्सएप यूज तो करती है, लेकिन उसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कंटेंट नहीं देखती। जब वो नहीं देखेगी तो वह कैसे बताएगी कि देश में 24 में क्या होना चाहिए, क्या होगा? और अगर वो बताएगी भी तो वो सोशल मीडिया पर अपने जो विचार है वो व्यक्त नहीं कर पा रही है। तो मीडिया में ये हाल है कि हमारे पास महिला जो है वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। आप देखिए सवर्णों की महिलाएं, रोली तिवारी समाजवादी में भी नजर आती हैं,
रोली तिवारी हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी अखिलेश ने निकाल दिया तो कभी वो बहन मायावती जी की बात कर लेती है, कभी मोदी जी की कर। तिवारी है भैया, किसी की भी कर सकती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक है, प्रवक्ता है। लेकिन वहीं हमारी महिलाओं को अगर आप देखो तो ना वो प्रवक्ता कहीं नजर आ रही हैं, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का विश्लेषण कर पा रही हैं। भाई आपकी खुद की अगर लोकसभा की बात पूछी जाए तो उसमें भी हमारा डब्बा गोल है। इसका मतलब हम अपने राजनीतिक आंदोलन को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो विश्लेषक कैसे बनेंगे? एकमात्र इंजीनियर स्नेहा है जो कि बहुजन राजनीति का विश्लेषण करती है, और बाकी जो लोगों को हम दलित पत्रकार कहते हैं वो पत्रकार भी, भैया उन्होंने भी डिग्री विग्री सब ले रखी है, वो पत्रकार भी कहते हैं राजनीति नहीं समझ आता। क्या कहते हैं? राजनीति नहीं समझ आता। तुम्हारी पिटाई होगी तो बताएंगे जरूर, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें जलाया जाएगा, तुम्हारे घर उजाड़े जाएंगे, उस तमाम बातें बताएंगे, लेकिन राजनीति नहीं बता पाएंगे, समझता नहीं है। ये ऐसे हमारे पत्रकार कह रहे हैं, बहुजन समाज के लोग। तो इसका मतलब ये है कि हम पॉलिटिकल मूवमेंट में भी हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो भागीदारी है, उसमें डब्बा गोल है। मीडिया में हमारा डब्बा गोल है, जुडिशरी में डब्बा गोल है। JNU DU जैसे यूनिवर्सिटीज में रितु सिंह जैसी एक दलित प्रोफेसर के साथ अन्याय होता है, निकाल देती है, बताती नहीं क्यों निकाला, बताया नहीं। रितु सिंह को क्यों निकाला ये नहीं बताया। आज रितु सिंह DU के अंदर, DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर, वो कढ़ाई लेकर भजे तल रही है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था पकोड़े तलो, पकोड़े तल रही है। एक PhD स्कॉलर रही और प्रोफेसर रही, वो आज पकोड़े तलने के लिए मजबूर है। वो क्यों? क्योंकि वहां पर उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर रितु सिंह एक ही हैं। अगर वहां 50 होती तो उनकी लंका नहीं जला देते, जैसे हनुमान ने जलाई लंका, जला देते ही नहीं मनुवादियों की। तो साथियों, बताने का मतलब ये है कि देश के अंदर जो है संविधान लागू हो रहा है और समय हमारा खत्म हो रहा है। इस देश के अंदर संविधान लागू हो रहा है, लागू होने के बाद भी हमें जो चीज़ें मिली, इस देश के अंदर जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन महात्मा ज्योतिराव फुले ने चलाया, उसकी वजह से मिली। हमें जो चीज़ें मिली वो इस देश के अंदर छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब के मूवमेंट से मिली। लेकिन उसके बाद हम राजनीतिक स्तर पर देखें, सामाजिक स्तर पर देखें, धार्मिक स्तर पर देखें, तो आज हमारा भिक्षु संघ भी बड़ा कमजोर है। भिक्षुणी संघ कहाँ है भिक्षुणी संघ आपको दिखते हैं? एक आध महिला भिक्षुणी दिखती है, उसको भी हम अच्छे नज़र से नहीं देखते, अच्छे नज़र से नहीं देखते, सम्मानजनक नजरों से नहीं देखते अगर एक आध भिक्षुणी दिखती है। इसका मतलब आध्यात्मिक क्रांति की बात बुद्ध ने करी थी, लेकिन बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, फुले शाहू बाबा साहब को मानने वाले बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो आज की तारीख में आध्यात्मिक क्रांति में नजर नहीं आ रहे। वहां पर भी आप नहीं हैं, राजनीति में नहीं है, सामाजिक आंदोलनों में नहीं है। आर्थिक नीतियों की बात हमारी ताई ने बताया कि आप बिजनेस में कहाँ हैं, आप बिजनेस में कहाँ हैं। अदानी की बीवी है नीता अंबानी, जानते हैं ना, अडानी की बीवी BHU में आती है पढ़ाने। क्या पढ़ाने आती है बताओ? कोई एजुकेशन नहीं है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम PhD होना चाहिए। लेकिन नीता अंबानी अपने पति के भरोसे पर BHU में पढ़ाने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जाति, आपकी व्यवस्था, ये आपको एक सुरक्षा देती हैं, आपको उस पोस्ट तक जाने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। लेकिन आप ही की जाति, आप ही का वर्ण, ये आपको क्या करती है, उस जगह पर नहीं पहुंचने दी जाती। इसलिए हमने कहा संविधान लागू होने के बाद भी हर क्षेत्र में अगर सवर्ण महिलाएं हैं और दलित, आदिवासी और या OBC महिलाएं नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये बहुजन समाज के तमाम लोगों को समझना होगा, सिर्फ महिलाओं को नहीं। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, कल्चरल मूवमेंट की बात करें, चूंकि हम यहाँ पर देख रहे थे हमारी महिलाओं में जो कला गुण है वो भरपूर है, लेकिन हमारी महिलाओं में दलित, आदिवासी, पिछड़ी महिलाओं का जो भागीदारी है वो बॉलीवुड में कितनी है बताइए? कितनी महिलाएं हमारी दलित, आदिवासी, पिछड़ी महिलाएं बॉलीवुड में आपको कहाँ नजर आ रही हैं?
तो भैया बाबू चपरासी और हमको मास्तरीन बनाने का ही ठेका जो है वो ये सब मूवमेंट ने नहीं लिया। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये चपरासियों की भीड़, ये बाबुओं की भीड़ और मास्टरों की, क्लर्कों की भीड़ बनाना ही हमारा जो है उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मूवमेंट का ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य वो है जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मोक्याच्या जागा काबीज करा, जहाँ से आप कुछ डिसीजन ले सको, जिससे कुछ बदलाव हो सके। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों को पाने की जो है अब हमारी लड़ाई है। चूँकि अब ये जहाँ पर आज हम हैं वहाँ से हम ये बता पाते हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी की समस्या अब उतनी नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। पेट भरा है, अब लड़ सकते हैं, अब हम लड़ सकते हैं। और अब तो हमारे पास अकल भी आ गई कि पढ़ लिख लिए हैं, हमारे पास डिग्रियां आ गई, हम पढ़ लिख गए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, संघर्ष भी कर सकते हैं और ज्ञान से संघर्ष कर सकते हैं। बंदूकों की लड़ाई लड़नी है क्या? बंदूकों तलवारों की लड़ाई लड़नी है? पहले जैसे जीजाबाई ने लड़ी वैसी लड़ाई नहीं है। लड़ाई ज्ञान की लड़ाई है और पार्टिसिपेशन की लड़ाई है। और ये पार्टिसिपेशन की लड़ाई अगर हमको लड़नी है तो हमारे पास ज्ञान है, बस बशर्ते ये है कि हमारी जो इच्छा शक्ति है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि नीड इनटू डिजायर इज इक्वल टू सोशल चेंज। सामाजिक बदलाव के लिए जरूरत होनी चाहिए और आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि इस देश के अंदर बहुजन समाज के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मीडिया आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आज की तारीख, आज का समय बहुत सही है। जरूरत है कि आज की महिलाएं जो हैं वो अपने तमाम समय के साथ साथ सोशल मूवमेंट का हिस्सा बने। सोशल मूवमेंट का हिस्सा बनने के साथ साथ जो महिलाएं राजनीतिक मूवमेंट में जाना चाहेगी, उन महिलाओं ने राजनीतिक मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहिए। जो महिलाएं इस देश के अंदर आर्थिक उन्नति की बात समझती हैं, उन महिलाओं ने उस मुकाम को हासिल करना चाहिए जहां पर नीता अंबानी जैसे लोगों का नाम आता है और बीएचयू में जबरदस्ती पति के नाम पर पढ़ाने जा रहे हैं। अपने मुकाम पर हमारी महिलाओं ने जानी चाहिए। ये सारी बातें जो है ये बड़ी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन बार बार हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर आपको रोका जा रहा है और इस रोकने के लिए इस व्यवस्था को समझना बड़ा ज़रूरी है कि व्यवस्था जो है वो क्यों रोकती है, व्यवस्था जो है वो आपको क्यों नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि वो इस देश के अंदर जाति की व्यवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। जाति की व्यवस्था महिलाओं के कल्चर से संबंधित है और महिलाएं जो है इस जाति की व्यवस्था के साथ, कल्चर की व्यवस्था के साथ बंधी है। बाबा साहब अम्बेडकर न्यूयॉर्क में ये कहते हैं कि महिलाओं का अगर एजुकेशन मिल जाए तो जाति की समस्या खत्म हो जाएगी। न्यूयॉर्क के भाषण में कहते हैं 1913 में। फिर बाबा साहब अम्बेडकर महिला सम्मेलन में ये बात कहते हैं कि हमारी महिलाएं जब पढ़ी लिखी नहीं होती और जब उनकी शादी होती है तो वो अपने घर में सहमी रहती है, डिसीजन मेकिंग में नहीं आती और जिंदगी भर नहीं आती। ये सहमापन वो अपने आप को गुलाम महसूस करती है, लेकिन वो कह नहीं सकती हैं। ये सहमापन, ये जो गुलामी आती है वो तब आती है जब हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती। तो बाबा साहब शिक्षा को लेकर ये बात कहते हैं कि महिलाओं का जो एजुकेशन है वो उसकी अपनी गुलामी के साथ साथ, पारिवारिक गुलामी के साथ साथ वो पूरे समाज की गुलामी को खत्म करें। तो बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है। बड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में हम इस बड़ी जिम्मेदारी को समझते नहीं हैं और हम सिर्फ ये क्या समझते हैं कि हमको लगता है कि अगर हम थोड़े से इवेंट कर लेंगे, अगर हम थोड़ा सा समाज में दिखेंगे तो अब से काम हो जाएगा। ऐसे काम नहीं बनेगा। लड़ाई अभी बाकी है, अभी अधूरी है। ये जो डांस कर रही महिलाएं, ऐसे महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमको बॉलीवुड में देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। हम हमारी जैसी स्नेहा कई तैयार करना चाहते हैं कि मीडिया के अंदर वो अपने समाज की बात, बहुजन समाज की बात, बहुजन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बात करे, वो बहुजन समाज की समस्याओं पर बात करे और ये बताए। हम छाती ठोक कर कहते हैं, हम सीना ठोक कर कहते हैं कि इस देश के अंदर अगर आपके साथ कोई भी बर्ताव हो रहा है, रितु सिंह को अगर प्रोफेसर पद से निकाला जाता है, जेलों के अंदर हमारी अगर पिटाई होती है, जुडिशरी में आपके खिलाफ अगर कोई, बिल्किस बानो के खिलाफ अगर कोई फैसला सुनाया जाता है, तो ये कारण है इस देश की जाति व्यवस्था। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और हम ये छाती ठोकर, सीना ठोकर, डंके की चोट पर कहते हैं कि इस देश की ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था की वजह से ही इस देश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ा गुलाम है और आज की तारीख में है। ये जो फुल गुड हमको बता रहा है मीडिया, सब कुछ सही है, चंगा है। भैया पेट्रोल देखो, सब कुछ सही है, चंगा है। सिलेंडर देखो,
तो क्या इस देश के अंदर संविधान को बचाने का ठेका राहुल गांधी ने नहीं लिया? राहुल गांधी बाबा साहब की औलादे नहीं है, बाबा साहब की औलादे हम हैं और हमारी जिम्मेदारी है। ये ठेका हमको बाबा साहब ने नहीं दिया, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिस भारत के संविधान ने हमें तमाम तरह के मौके दिए, हमें कपड़े पहनने की अकल दी, हमें पैसा रखने की अकल दी, हमें अकाउंट बनाने, गूगल पे, फोन पे जैसे चीज़ों को इस्तेमाल करने की अगर हमारी औकात बनी है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। तो अगर ऐसा है तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट नहीं चलना चाहिए? और चलना चाहिए तो ना सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन से होगा, ना सिर्फ पैसे के कॉन्ट्रीब्यूशन से होगा, बल्कि अकल भी देनी पड़ेगी। कांशीराम साहब ने कहा अकल भी दो, टाइम दो, टैलेंट दो, ट्रेजर दो। तो ट्रेजर हमारे लोग दे देते हैं, लेकिन जब टाइम देने की बात आती है तो कहते हैं यार थोड़ा सा टाइम कम है, टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन उन बस्तियों में, उन कस्बों में जहाँ पर हमारी महिलाएं मुख्यधारा में नहीं हैं, शिक्षा के स्तर पे नहीं है, उन महिलाओं को वोट के अधिकार का पता ही नहीं है, लोकतंत्र किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं है, उन महिलाओं के लिए हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, काफ़ी सारी बातों के साथ हम आपके साथ रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे इधर गोंदिया जिले की, हम लोग गोंदिया जिले के बाजार टोला के रहने वाले हैं और हमारे जो भाषा है वो बड़ी ही अजीब है, मनवानी मुद्दे है ऐसे कहा जाता है, बिचा बिचातज बोलते हैं, ये हमारी भाषा है। इसीलिए जो है बीच बीच में हमारा बाजार टोला निकल जाता है। लेकिन साथियों, हमारा काम है, हमारा ये है, उद्देश्य यह है कि कम्युनिकेशन सही तरीके से होना चाहिए, हमारी बात आपको समझनी चाहिए और आपकी भावनाएं हमको समझनी चाहिए। हमको आपके चेहरे देखकर लग रहा है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें काफ़ी कुछ अधिकार दिए हैं, जीने का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। हम पेट में भी बच्चे को नहीं मार सकते, बेटी को नहीं मार सकते, मतलब अगर बेटी भ्रूण है, पैदा नहीं हुई है, अभी ये पेट में ही है, वो भी नहीं मर सकते, उससे भी आप नहीं मार सकते हैं। तो इतनी सुरक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने पेट के अंदर से लेके हमें आज तक, जब तक आप जिंदा है तब तक अगर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है, इसके साथ आपको अधिकार तलाक का भी नहीं रहना भैया तुम्हारे साथ, ये भी अधिकार मेरे पास है, बता रहे हैं आपको। शादी का अधिकार भी हमारे पास है, बच्चे को गोद लेने का अधिकार भी हमारे पास है, और अपने बाप की प्रॉपर्टी से भी अपने भाई को भी बता दिया, उसका भी अधिकार हमारे पास है, बता रहे हैं। अभी वो वीडियो भी देखेगा तो हमारा भाई भी सोचेगा कि नहीं हमारी बात इधर भी चल रही है, छत्तीसगढ़ में जाके बता दिया देखो। तो साथियों, ये सारे मुद्दों को लेकर आप तक पहुँचे थे। इस देश के अंदर संविधान खतरे में है, हमारे ताई ने भी कहा, और तमाम महिलाएं जो यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ और खूबसूरत खूबसूरत जो मेकअप करके आई थी, वो तमाम महिलाओं ने जब अपने विचार रखे तो हम बहुत प्रभावित हुए कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को जब हम देखते हैं और हसदेव जंगल और मणिपुर जैसी घटनाओं को देखते हैं तो वो तब हम दंग हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन आप जैसी महिलाओं की ताकत को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अभी तो लड़ना बाकी, अभी लड़ाई बाकी है और हम जरूर लड़ेंगे और हम इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था की खिलाफत करते रहेंगे। जो स्त्री विरोधी बातें की जाएंगी उसकी खिलाफत करेंगे, जो आरक्षण विरोधी बात करेंगे उनकी खिलाफत करेंगे, और हम इस देश के अंदर संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम ही करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने अपने पेट के बच्चे को मार के, पेट के बच्चों को दफन किया, बिना कफन से दफन किया भैया, पैसा नहीं, कुछ नहीं। और माता रमाई ने बच्चों को अपने साड़ी के पल्ली में लपेट दिया, बोले वोट का अधिकार इनको मिलना चाहिए। तो वो राजरत्न जब जाता है तो बाबा साहब बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि बाबा साहब चाहते हैं, बाबा साहब अपने भाषणों में कई बार कहते हैं कि हमें इस देश का शासन करती जमात बनना है, हमें हुक्मरान बनना है। उस हुक्मरान की बात हमारे लोग नहीं समझ पाए। राजरत्न चला जाता, बाबा साहब कहते ये होता, राजरत्न होता तो हम हुक्मरान जरूर बनते। लेकिन रमाई कहती है आप चिंता ना करो, आप गए थे ना लड़ने, आप गए थे ना साउथ ब्यूरो कमेटी में गए थे, वहां पर आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने की बात आपने साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने करी थी ना, गोलमेज परिषद में आपने वोट की बात करी थी ना। तो ये महिलाएं, ये जिनको वोट का अधिकार आपने दिया, जिनको सशक्त करने की बात आपने साउथ ब्यूरो कमेटी और गोलमेज परिषदों में कही है, महिला सम्मेलन में आपने कही है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में आपने कही है, वो लोग इस देश के अंदर आपको राजा जरूर बनाएंगे। साथियों, राजा इंसान नहीं बनता, विचारधारा बनती है। आज के तारीख में हमारी
इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है, अगर उसको बचाए रखना है तो अपनी विचारधारा को समझना होगा, अपने बाप को पहचानना होगा। हमारी बात थोड़ी तो आपको बुरी भी लग सकती है, अपने बाप को पहचानना होगा। क्या गांधी और गोलवलकर हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं? तो जब क्या गांधी नेहरू हमारे बाप नहीं है तो गोलवलकर हमारे बाप है क्या? जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके हिंदू कोड बिल के खिलाफ बात करता है, क्या वो हमारे पिता हैं? नहीं है। हमारे बाप फुले शाह बाबा साहब अम्बेडकर है। उस विचारधारा के साथ जो कोई खड़ा होता है उसकी बात हमने करनी चाहिए, तब जाकर हम सच्चे औलाद कहलाएंगे। वरना ऐसा है, पैदा तो सभी होते हैं भैया, हम हमारे माँ बाप भी पैदा हुए, हमारे दादा दादी नाना नानी सब पैदा मर गए, कुछ नहीं किया। हम करें, हम अपने विचारधारा को पहचाने, अपने दुश्मन को पहचाने, दोस्त को पहचाने, अपने विचारधारा के साथ बने रहेंगे। इस देश की संविधान की हम ही रक्षा करेंगे, हम ही बचाएंगे। कोई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कोई नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर न संविधान बदल सकता है, ना ही उसे बचा सकता है। देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा ही बचाएगा, माइनॉरिटीज ही बचाएगा। अपनी बात को विराम देती हैं। हमको बर्दाश्त करने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।